सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों। मैं रवि मिश्रा गुरुकुल कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कुछ समस्याएं थी जिनके कारण मैं वीडियो लेकर नहीं आ रहा था, लेकिन वो समस्या ख़त्म होते ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। और मेरी कोशिश रहेगी क्लास 9th और क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ का प्रतिदिन एक वीडियो लेकर ज़रूर आऊँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए हम देखते हैं क्लास 9th के मैथ के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन। चलिए छात्रों, हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी सबसे पहले आपको कथन देखना है कि कथन सही है या कथन गलत है। अगर कथन सही है फिर आपको उसका कारण देना है। अगर जो दिया प्रश्न है वो अगर असत्य है फिर भी आपको कारण बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब देखिए दिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम लोग बताए थे, आपको हम बताए थे कि जो वास्तविक संख्याएं होती है वह दो भाग में बटी होती हैं, जिसमें एक भाग होता है परिमेय संख्या और दूसरी भाग होती है अपरिमेय संख्या। तो जितनी अपरिमेय संख्याएं होती है वो सब क्या होती है, वास्तविक संख्या के एक भाग होती है। तो इसलिए सभी अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। लिखिएगा सत्य, और आपको कारण देना है तो लिखिएगा सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या के दो भाग अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या होते हैं, इसलिए सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या है। हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पे, कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या होती है। तो बाबू यह जो बोला गया कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, तो यह बाबू असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, जबकि यह जब m में अगर m एक प्राकृत संख्या है तो वह हमेशा धनात्मक धनात्मक ही हमें क्या होगा, रिजल्ट प्राप्त होगा। और इस तरह संख्या रेखा पर केवल धनात्मक संख्या आएंगी, जबकि धनात्मक संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती है। तो इसे लिखेंगे हम असत्य, क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, जो m प्राकृत संख्या के लिए √m के रूप में क्या है, पॉसिबल नहीं है, मतलब संभव नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अभी हम लोग ऊपर ही देखें कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक परिमेय और अपरिमेय, इसके दो भाग होते हैं, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो इसको भी हम लिखेंगे असत्य। कारण लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या का दो भाग परिमेय और अपरिमेय संख्या में बांटा गया है, इसलिए सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती है। यानी बोला गया है कि जितने धनात्मक पूर्णांक होते हैं सबका अगर हम वर्गमूल निकालें तो सब वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो ऐसा बाबू नहीं है, सब अपरिमेय नहीं होती है। तो बोला गया है यदि नहीं होती है सभी, तो आप ऐसी एक संख्या बताइए कि जिसका आप वर्गमूल निकालें तो वह एक परिमेय संख्या हो। तो इसको हम लोग क्वेश्चन 2 देख रहे थे कि दिया गया है कि क्या संख्या रेखा पर जितनी धनात्मक पूर्णांक होती है उसका अगर वर्गमूल निकाले तो वह सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। यदि नहीं तो आपको बताना है कि कोई संख्या लेकर के कि उसका जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो वह एक परिमेय संख्या होती है। तो चलिए ऐसे हम लोग उदाहरण में देखते हैं। लिखेंगे कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का लिखेंगे कि सभी धनात्मक
पूर्णांकों का घन, पूर्णांकों का वर्गमूल, पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं होती है। उदाहरण से √4, √4 का वर्गमूल निकालिए, क्या आएगा 2, जो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या, 2 क्या है, परिमेय संख्या है। √9, 9 का वर्गमूल निकालिए, कितना आएगा 3, 3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ऐसे हम देखें कि सभी संख्याओं का अगर वर्गमूल निकालते हैं धनात्मक पूर्णांकों का, तो वो सब अपरिमेय नहीं होता है, परिमेय संख्या भी। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसके लिए आप लोग को प्रकार का ये सब का आवश्यकता पड़ेगा, तो आप लोग लेकर बैठ के तब बनाइएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप है, इसको आप कर भी सकते हैं और नहीं भी। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 बताते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी बता देंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना है। संख्या रेखा पर √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। क्वेश्चन नंबर 3, तो संख्या रेखा पर √5 को आपको निरूपित करना है। तो इसके 2-3 तरीका हैं जिनके द्वारा आप दिखा सकते हैं, उसमें से हम आपको सबसे इजी तरीका बताते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल से एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, एक रेखा खींचने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आप OAB कुछ भी नामकरण कर सकते हैं। सपोज दैट मानिए हमने O लिख दिया। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 2 सेंटी नाप लीजिए, या 2, चूंकि √5 यहाँ पे मात्रक आपको नहीं दिया गया, सेंटीमीटर मीटर क्या, तो आप कोई भी 2 यूनिट यहाँ पे मान ले लीजिए। मान लीजिए हम 2 यूनिट लिए और 2 यूनिट आप क्या कीजिएगा, प्रकार लीजिएगा, प्रकार जिसमें पेंसिल लगाया जाता है एक साइड, उसको आप लीजिए और स्केल पे पहले 2 मात्रा कोई भी आप माप सकते हैं, मापिए और इस पे प्रकार का नोक आपको रखना है और पेंसिल से इधर काटना है। जहाँ कट जाता है यहाँ पे AB आप कुछ भी लिख सकते हैं और यह हो गया 2 मात्रक। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप 90 डिग्री का कोण बनाइएगा, 90 डिग्री का कोण बनाइएगा। 90 कोण बनाने के लिए हम लोग जो प्रकार रहेगा उसको आप चाप की ताऊ ले सकते हैं, छोटा या बड़ा। उस चाप को, प्रकार के नोक को यहाँ पे रखिएगा और पेंसिल वाले से ऐसे घुमाइएगा। जब घुमाइएगा तो ऐसे एक चाप आ जाएगा। चाप, वह जो चाप है उसको छोटा बड़ा नहीं करना है, उतना ही पे रखना है। पहली बार काटिएगा तो आपका 60 होगा, दूसरी बार इस पे रख के काटिएगा तो आपका कोण हो जाएगा 120। अब आप प्रकार को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लीजिएगा, जो बढ़ जाएगा तो इस 60 पे रख के प्रकार के नोक पेंसिल से ऊपर काटिएगा, फिर यहाँ पे आके फिर काटिएगा। फिर दोनों कटान बिंदु को मिलाते हुए रेखा आप जब खींचिएगा तो आप, चूंकि हमने फ्री हैंड से मिलाया, ऐसे इधर उधर हो जाएगा, लेकिन आप जब प्रकार और स्केल से बनाइएगा तो एकदम आपका यह सही सीधा रेखा पे एकदम आएगा और यह आपका यहाँ पे बन जाएगा 90 डिग्री का कोण। अब इसको एक मात्रक, मात्र जो यूनिट यहाँ पे लिया वही यूनिट फिर एक मात्रक आपको स्केल पे प्रकार से मापनी है और यहाँ पे रख के प्रकार के पेंसिल से इसको काट देनी है। जहाँ कट जाएगा इसको BC आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यह हो गया आपका एक मात्रक। अब इसको हम लोग मिला देंगे, स्केल रख के और O से B को मिला दीजिएगा। आप मिलाइए, एकदम आप सीधा मिलेगा, चूंकि हम फ्री हैंड से मिला रहे हैं तो हमारा हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, आपका सीधा होगा। और यह हमारा हो गया √5। अब आप कहिएगा कैसे सर √5 हो गया, तो देखिए हम लोग क्यों या 2 यूनिट लिए या क्यों 1 यूनिट लिए। तो सबसे पहले OA बराबर ले लिया 2 और AB बराबर लिए हैं कितना, 1। अब हम लोग यह त्रिभुज, यह देखिए एक त्रिभुज हो गया OAB, त्रिभुज OAB में देखते हैं बाबू, तो यह क्या हो गया, OA बराबर 2 मात्रक और AB बराबर 1 मात्रक। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बाबू, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या ऐसे कहें तो H स्क्वायर बराबर क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर या B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। तो अगर H आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, √P² प्लस B²।
अब यहाँ पे इसमें से कोई एक पी और कोई एक बी हो सकता है, जब तक आप कोई डिसाइड नहीं करते हैं या दोनों में से कोई पी और बी, यानी आधार और लंब। तो यह नीचे है तो इसी को हम आधार मान लेते हैं और इसको लंब मान लेते हैं, यानी यह हो गया आपका पी और यह हो गया आपका बी, यानी यह वो ये हो गया आपका पी और ये भी हो गया आपका बी। अब मान यहाँ पे रख दीजिए, पी का मान कितना है 2, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस बी क्या है, तो बी का मान है 1 प्लस 1 का स्क्वायर। फिर आप 2 का स्क्वायर कीजिएगा 2 दूनी 4 और 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, तो 4 और 1 जोड़िए कितना हो जाएगा 5। और यही देखिए आपका यह ओ बी जो एच क्या है ओ बी है, क्या है ओ पी, और ओ बी का आपका मान कितना आ गया √5। तो यह इस तरह आ गया आपका √5। अब यहाँ पे आप पेंसिल रखिए, प्रकार का नोक रखिएगा, पेंसिल वाला यहाँ पे ले जाइएगा। अब यहाँ पे ऐसे इसको नीचे, अब यहाँ पे लाने के बाद ऐसे धीरे धीरे नीचे लाइएगा, जहाँ भी आके काट देगा वह यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी √5, और यह आपका हो गया √5। और इस तरह आप संख्या रेखा पर इसे दिखा दिए। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो सर्पिल बनाना है उसको हम आपको बता देते हैं, वैसे आप बनाते रहिएगा। उसके लिए सर्पिल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है बाबू, एक इकाई मात्र लेना है। जैसे यहाँ पे मानो ओ लिख दिए और यहाँ पे अब एक इकाई आप कोई भी यूनिट माप के क्या कीजिएगा, इसको काट दीजिएगा। जैसे इसको काटिएगा 1 यूनिट, जहाँ पे काटिएगा वहाँ पे लिख दीजिए पी, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे पी लिख दिए। फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग 90 डिग्री का कोण सबसे पहले बनाएंगे। 90 डिग्री के लिए सबसे पहले काटिएगा 60, फिर दोबारा काटिएगा 120, फिर इस पर बड़ा काटिएगा 60, फिर 120, फिर इस कटान बिंदु को मिला के आपको रेखा खींचनी होगी और यहाँ पे बन जाएगा आपका 90 डिग्री का कोण। फिर 90 बनेगा, फिर 1 यूनिट माप के इसको काटिएगा। जैसे काटिएगा यहाँ पे मान लीजिए 1 यूनिट माप के आप काट दिए, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। अब यहाँ से इसको मिलाइएगा तो पाइथागोरस प्रमेय से जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा √2। यह आपका क्या हो जाएगा √2, क्योंकि OP बराबर क्या है, OP बराबर 1, और यहाँ पे मान लीजिए P1 लिख दिए, चाहे यहाँ पे P1 लिखते हैं, आप P2 लिख दिए, P2 वो P1 बराबर इतना और वो P1 P1 और P1 P2 का मान है 1। पाइथागोरस प्रमेय से OP का मान निकालिएगा OP2, तो क्या हो जाएगा OP1 का स्क्वायर प्लस OP2 का स्क्वायर। अब अगर OP1 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो OP1 का मान क्या है 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर। OP2 का मान कितना है, OP2 का तो निकालना है आपको P1 P2 का मान भी कितना है 1 यूनिट। अब 1 का स्क्वायर 1 फिर 1 का स्क्वायर 1, क्या हो गया √2, तो ऐसा हो गया यार √2। फिर अब यहाँ पे अब इस बिंदु पे फिर आप 90 डिग्री का आपको कोण बनाना है, यानी फिर इस पे प्रकार रख के आपको ऐसे क्या करना होगा, एक चाप लेना होगा। इस पे रख के चाप आप लीजिएगा, फिर इस पे जहाँ पे यह काटा है, यह जो चाप नया वाला, उस पर रख के पहली बार काटिएगा 60, दोबारा काटिएगा 120। अब चाप को बढ़ा के एक बार 60 से एक बार 120 से आप काटिएगा, फिर ये आपका 90 हो गया। इससे इसको आप मिला दीजिएगा, फिर यहाँ पे 90 हो जाएगा। फिर इसको 1 यूनिट आप माप के काट दीजिएगा, फिर जहाँ पे कट जाएगा 1 यूनिट माप के इससे मिला दीजिएगा ओ से। आप ओ से मिलाइएगा, स्केल से सीधा आपका मिलेगा, फिर इसको निकालिएगा तो √3 आएगा। वैसे ही बनाते जाइएगा, आपका क्या हो जाएगा एक सर्पिल पूरा जाके तैयार हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो बने रहे। फिर हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जिसपे दिया है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसका सबसे पहले आपको क्या करना है, दशमलव रूप में लिखना है और लिखने के बाद आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत, माने किस प्रकार का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। उसमें सबसे पहले आपको संख्याओं क्या करना है, दशमलव प्रसार निकालना है और दशमलव प्रसार निकालने के बाद बताना है कि उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है 1 का 1 36/100, 36/100। तो 36/100 इसका क्या करना है, आपको दशमलव प्रसार निकालना है। तो 100 से आप क्या कीजिएगा, 36 को हम लोग भाग करेंगे, भाग नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, एक शून्य आएगा,
भाग कीजिएगा 3 से 300, फिर 0 आया, 6 में से 0 गया 6 और यह कट गया, दशमलव है तो एक 0 आ जाएगा, 6 मरतबे काटिए कितना हुआ 600 मरतबे कट गया। तो आप लिख दीजिएगा दशमलव, इसके पहले दशमलव पहले हम लोग 0 थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए लिखते हैं 0.36। अगर यह पूरा पूरा कट जाता है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। क्या लिखेंगे, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। अब इसका दूसरा क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/11। 1/11। अब इसको आपको बताना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 11 से 1 में भाग करेंगे। भाग नहीं लगेगा, दशमलव दीजिएगा, 0 आएगा। फिर भाग नहीं लगेगा, 0 दीजिएगा, फिर एक और 0 आ जाएगा इसमें। फिर भाग कीजिएगा 11 9 99, फिर आएगा 1, फिर वही प्रोसेस, दशमलव है तो 0, फिर भाग नहीं लगेगा, एक 0 दीजिएगा तो एक और 0, 11 9 99। तो क्या देख रहे हैं आप, बार बार आपका यही आएगा। तो इस तरह का दशमलव प्रसार होगा। तो क्या लिखेंगे 0.0। और देखिए क्या संख्या बार बार आ रहा है, तो 0 और 9। तो 0 और 9 पे हम लोग क्या करते हैं, रेकरिंग दे देंगे। इसको बोलते हैं रेकरिंग, या हिंदी में बोलते हैं आवर्ती। तो अब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती। अशांत, अशांत, अशांत आवर्ती। आवर्ती अशांत है लेकिन आवर्ती है कि 0 9 बार बार आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 4.1/8। तो सबसे पहले पूर्णांक को हम लोग तोड़ लेंगे। तो 4 8 चौका 32 1 33, 33/8। अब इस 8 से क्या कीजिएगा, आप 33 में भाग कीजिएगा। 8 से क्या करेंगे हम लोग, 33 में भाग करेंगे। तो 8 चौका 32, 1 आया कट गया, दशमलव देंगे 0 आएगा, 8 है कम 8। फिर 10 में से 8 गया, 2 दशमलव है 0 आएगा, 8 दूनी 16। फिर 4 है, 4 बचा या कट गया, दशमलव है तो 0 आ जाएगा, 8 बचे 40 कट गया। तो क्या हुआ, बराबर 4.125। तो जब पूरा पूरा कट गया तो कौन प्रसार होगा, वो शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, 2/13, 3/13, सॉरी 3/13। 3/13 क्या करना है आपको फिर बताना है। तो फिर 13 से अब क्या करेंगे हम लोग, 3 में भाग करेंगे। 13 से 3 में भाग कीजिएगा, भाग लगे नहीं लगेगा, दशमलव दीजिएगा, 0 आएगा। ठीक है। 13 दूनी 26, 4 आया, दशमलव है तो 0 आ जाएगा, 13 तिया 39। अब 1 आया, यह क्या हो गया, इसमें 1 या 10 हो गया, 10 में 0 हो गया 1, या 3 3 कट गया, दशमलव है तो 0 आ जाएगा, भाग नहीं लगेगा, फिर 0 दीजिएगा, फिर एक और संख्या आएगा, फिर 13 7 91, 13 7 91, 9 आया, फिर दशमलव है तो 0 आ जाएगा, 13 6 78, 13 7 91 ज़्यादा हो जाएगा, 13 6 78। अब घटाइएगा, घटाइएगा तो कितना आएगा, वो तो घटा कर हम लोग देखते हैं कितना आता है। तो 10 में से 8 जाएगा 2, यह हो गया आपका 8, 8 में 7 गया 1, 12, फिर दशमलव, फिर 0 आ जाएगा, फिर 17 7 13 7 13 7 91, 13 8 104, 13 9 1700, 13 9 117। फिर आपका 3 शेष बच जाएगा। तो ऐसे देखे जैसे 3 से शुरू किए थे, फिर अंतिम में 3 आ गया, तो इधर सब पे हम लोग रेकरिंग दे देंगे, क्योंकि ये फिर संख्याएं बार बार आएंगी। 0.2 3 0 7 6 और 9, और इस सब पे रेकरिंग दे देंगे, क्योंकि फिर 3 आ गया तो ये संख्या बार बार फिर रिपीट करेगी। और दशमलव प्रसार क्या लिख देंगे, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार।
यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बाबू? तो 2/11, 2/11। अब 2 से हमको क्या करना है? 11 में भाग करना है। तो 2 से अब 11 में हम लोग भाग करेंगे। सॉरी 11 से 2 में, 11 से 2 में भाग करना है। भाग नहीं लेगा, दशमलव दिया 0, 11 कम 11, 9 आया, दशमलव 0 हो जाएगा, 11 8 88। फिर कितना आ गया? 2। फिर जो 2 से शुरू किए थे फिर वही हो गया, दशमलव है, फिर एक 0 आएगा, फिर 11 कम 11, फिर 9 बचेगा, फिर दशमलव 0 आएगा, 11 8 88। तो क्या देख रहे हैं कि बार बार फिर वही आएगा, फिर 0.18 पे रेकरिंग, क्योंकि वो बार बार आएगा। तो इसका दशमलव क्या हो जाएगा? अशांत, अशांत, अशांत आवर्ती। फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 329/400, 329/400। यानी फिर हम लोग क्या करेंगे? 400 से 329 में भाग करेंगे। भाग नहीं लगेगा, दशमलव देंगे तो एक और 0 आ जाएगा। अब भाग करेंगे, 8 बार तो भाग लगाएंगे, 0 0 और 8 चौका 32, 0 9 और यह कट गया। फिर दशमलव है तो 0 आ जाएगा, 0 का आ गया ना, 400 दूनी 800। फिर 0 0 9 में 60 गया, 1 दशमलव है तो 1 0 आ जाएगा। फिर 2 मर्त में 4 दूनी 800, 400 दूनी 800, फिर 0 0, फिर घटाइएगा 2, फिर दशमलव है तो 0 आ जाएगा। फिर 5 मर्त में काट देंगे, 4 5 20 और 2 0, 2 0 कट गया। तो बराबर क्या हो गया बाबू? 0.8225। ये पूरा कट गया तो क्या हो गया? शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ऐसा हम लोग देख लिए कि एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 का 6 क्वेश्चन। अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 2। फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि उसमें दिया है कि आप जानते हैं कि 1.7 बराबर है 0.14285 पे क्या है? रेकरिंग है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना तो बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? यानी हम लोग को क्या करना है? 1.7 का मान, 1/7 का मान दिया है और अब बिना भाग किए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया है कि 1/7 का मान है 1/7, 1/7 बराबर 0.14285 पे रेकरिंग दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है? बिना भाग किए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बगैर बताना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अब 1/7 का हम लोग को मान मालूम है, इसके सहायता से हम लोग को बाकी का मान ज्ञात करना है। 2/7, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का और 6/7 का, इस सब का मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसको देखिए हम लोग कितना आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 2/7 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 1/7 लिख सकते हैं, 2 एकम 2/7 आ जाएगा। 3/7 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 1/7। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 1/7, 4 एकम 4/7। 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 1/7 और 6 क्या लिख सकते हैं? 6 गुने 1/7। और इस तरह आगे हम लोग क्या करेंगे? 2 गुने 1/7 का मान हमको पहले से मालूम है, उसको लिख देंगे 0.14285 इस पे रेकरिंग। फिर 3 गुने 0.14285 पे रेकरिंग। फिर 4 गुने 0.14285 पे रेकरिंग। फिर 5 गुने 0.14285 पे क्या हो जाएगा? रेकरिंग। फिर 6 गुने 0.14285 पे क्या हो जाएगा? रेकरिंग। अब ऐसे हम लोग क्या करेंगे? अब इस पे गुना कर देंगे। चलिए गुना करते हैं 2 से। 7 दूनी 14 का 4, 1, 5 दूनी 10, 1, 11, 1, 8 दूनी 16, 1, 17, 1,
2 × 4 1 5 और 4 दूनी 8 2 एकम 2.0 और फिर इस पे क्या हो जाएगा रे करो। फिर वैसे इसको गुना कर लेंगे 7 तिरका 21 के 1 हंसी लगा 2 5 तिया 15 2 17 हंसी लगा 1 8 तिरका 24 1 25 हंसी लगा 2 3 दूनी 6 और 2 8 फिर 4 तिया 12 का 2 हंसी लगा 1 3 एकम 3 1 4 और ये 0.0 इस पे फिर हो गया रे करीब। फिर इसको गुना करेंगे 7 चौका 28 के 8 7 चौका 28 के 8 हंसी लगा 2 5 चौका 20 2 22 हंसी लगा 2 8 चौका 32 2 34 हंसी लगा 3 4 दूनी 8 3 11 फिर हुआ 1 4 चौका 16 1 17 फिर 1 4 एकम 4 1 5 फिर 0.0 यह हो गया क्या 0.5714 फिर यह गुना करेंगे 5 7 35 के 5 5 7 35 के 5 हंसी लगा 3 5 25 3 28 हंसी लगा 2 8 5 40 2 42 हंसी लगा 4 5 2 10 4 14 हंसी लगा 1 5 चौका 20 1 21 हंसी लगा 2 5 एकम 5 2 7 और 0.0 अब इस पे हो गया रेखरी। फिर इसको 7 6 42 का 2 हंसी लगा 4 6 5 30 4 34 हंसी लगा 3 8 6 48 3 51 का 1 हंसी लगा 5 6 दूनी 12 5 17 फिर हंसी लगा 1 6 चौका 24 1 25 के 5 हंसी लगा 2 6 एकम 6 व 2 8 और ये 0.0। तो ऐसे हो गया कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना हम 1.7 का जो मान दिया था उसका प्रयोग करके 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 का मान हम लोग ज्ञात कर लिए और यह हम लोग का हो गया आंसर। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। फिर हम लेके आएंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।